हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए समान अध्ययन। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समान अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप सब यदि आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया, अन्य किसी एग्ज़ाम हो गया, UPPCS हो गया, UPP हो गया, है ना, तो आपके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। UPSI के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चले। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेवल, इससे ज़्यादा लेवल पेपर में नहीं आएगा। जिस हिसाब से आयोग का देखा गया है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले एक टेस्ट हो गया है, तो यदि आप उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से आज शुरू करेंगे 55 तक। तो कर के क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित झीलों को अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही। तो आप सबको कुछ झील दिया गया, 4 झील है और इसको अवरोही का मतलब होता घटते क्रम में। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ा झील, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो चलते हैं बताते हैं। तो सबसे पहले तीसरा नंबर का है आपका सुप्रियर झील। आप जानते हैं सबसे बड़ा झील होता ना, तो सुप्रियर झील कहाँ पर है? अमेरिका, USA और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, इसकी जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया होगा ना 82,350, कितना है? 82,350 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो सबसे बड़ा यही सुप्रियर झील, तो आपका हो जाएगा पहले नंबर पे सुप्रियर झील। ठीक है, इसके बाद आता है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील कहाँ पर है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसका जो एरिया की बात करें 69,500 किलोमीटर का है। कितना है? देखिए, जब एरिया आप जानेंगे तभी तो आप निकाल पाएंगे कौन बड़ा है कौन सा छोटा। 69,500 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ पर है विक्टोरिया झील? अफ्रीका महाद्वीप में। तो दूसरे नंबर का ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है ह्यूरान झील। ठीक है, ह्यूरान झील तीसरे नंबर का है। तो ह्यूरान झील भी कहाँ है? USA और कनाडा की सीमा पर। ठीक है, इसका एरिया है कितना? 59,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तीसरे नंबर का हो गया आपका। ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन बचा? मिशिगन झील। ठीक है, और मिशिगन झील कहाँ पर है? USA में। USA मतलब अमेरिका में। इसका जो एरिया होगा 5800 किलोमीटर स्क्वायर, 5,800 किलोमीटर स्क्वायर। तो चौथे नंबर पर हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 1, 2। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर A बन रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप सबका क्लियर हो गया है ना। तो इतना जो एरिया है, एरिया आप 1-2 बार देख लेंगे, है ना। लेकिन आप सबसे पूछा जाता है कि कौन सा सबसे बड़ी झील है। अब वन लाइनर का ज़माना चला गया आयोग का, है ना। तो UP त्रिपसी का तो रवैया आप सब देख ही रहे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ARO के लिए ये सेशन UPSI के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सब वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, देखिए 27 क्या कर रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को आपको क्या करना? मिलाना। एक तरफ रिवर है, एक तरफ डैम है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। तो देखते हैं कौन सा नदी पर कौन सा डैम है। तो यांगसी नदी, तो यांगसी नदी पर कौन सा डैम बना है? ठीक है, तो आपको बता दें यांगसी नदी पर 3 गारजेज डैम बना है। तो ये वाला किस पे मिलान होगा? 4 पर। ठीक है, आप ऐसे भी मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं दामोदर भारत में बहती है ना, तो दामोदर नदी पर ये तो सबको पता होगा पंचेत हिल है। पंचेत हिल कहाँ पर है? दामोदर नदी पर। ठीक है, और अगला नील नदी।
तो नील नदी पे कौन सा डैम है, ये तो सबको याद होगा, आसवान बांध किस नदी पर बना है, नील नदी पर। और बचा कौन सा, जम्बेजी, तो जम्बेजी नदी पर कौन सा डैम है, करीबा डैम। ठीक है, तो ए वाला गया 4 पर और बी वाला गया कहाँ पर, 3 पर। ठीक है, और सी वाला कहाँ पर गया, 1 पर, और डी वाला कहाँ पर गया, 2 पर। तो 4 3 1 2। अच्छा, अगर आप पहला ही मिलान कर लिए होते ना तो आप सबका आंसर क्या हो जाता, तुरंत मिल जाता। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में क्या है, एक तरफ सागर है और एक तरफ सागर से लगा देश है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है, कि कौन सा इसमें सही है। क्या एड्रियाटिक सागर, क्या अल्बानिया, क्या जो एड्रियाटिक सागर है क्या अल्बानिया से लगा है, काला सागर क्या क्रोएशिया से लगाता है, कैस्पियन सागर क्या कजाकिस्तान से लगता है सीमा, और भूमध्य सागर से मोरक्को की सीमा लगता है, और लाल सागर से सीरिया की सीमा लगता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, तो चलते हैं देखते हैं। देखिए जो एड्रियाटिक सागर है इसकी सीमा किस देश के साथ लगाती है, अल्बानिया के साथ, तो पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और काला सागर का क्रोएशिया के साथ लगाता है, नहीं, ये बात एकदम गलत है। ठीक है, काला सागर क्रोएशिया के साथ नहीं लगाता है। और कैस्पियन सागर कजाकिस्तान के साथ लगाता है, ये भी बात एकदम क्या है, सही है। कैस्पियन सागर किसके साथ सीमा लगाता है, कजाकिस्तान के साथ। और भूमध्य सागर की सीमा किसके साथ लगाता है, मोरक्को के साथ, ये भी बात सही है। ठीक है, किसके साथ लगाता है, मोरक्को के साथ। और लाल सागर की सीमा किसके साथ लगाता है, सीरिया के साथ, नहीं, ये एकदम गलत है। ठीक है, तो 4 आपका सही था, ये आपका गलत था। तो सही कौन सा हुआ, 1 3 4, तो 1 3 4 कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों सबसे पहले कुछ, ये तो आप सबको तैयार इतना ही करना है ना, और आपको बता दें कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आपका काला सागर पहला है, यही आपका गलत था ना। तो काला सागर के साथ कौन कौन सा देश लगा है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं एक काला सागर है, कौन सा सागर है, काला। ए हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ए हमारा हो जाएगा साउथ, ए हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो काला सागर के जो पश्चिम में है ना, बुल्गारिया देश आता है। पश्चिम में कौन सा देश सीमा लगाता है, काला सागर। ठीक है, काला सागर के पश्चिम में कौन सा देश है, बुल्गारिया। और काला सागर के उत्तर पूर्व में, मतलब यहाँ उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन सीमा लगाता है। कौन सा, रूस और यूक्रेन, उत्तर पूर्व में। काला सागर के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है, रूस और यूक्रेन। और काला सागर के जो दक्षिण में ना तुर्की है, जिसका मतलब तुर्की हो गया। ठीक है, और जॉर्जिया है। कौन सा देश आता है काला सागर के दक्षिण में, तुर्की और जॉर्जिया आता है। ठीक है, तो काला सागर के बारे में इतना आप सब तैयार कर लीजिए। और अगला कौन सा सागर की हम बात करें, कैस्पियन सागर, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगला आपका कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश लगाता है, अजरबैजान, कौन सा देश लगाता है, अजरबैजान हो गया। और कौन सा हो गया, रसिया हो गया, और तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया। ठीक है, और कजाकिस्तान हो गया। ये सब देश किसके साथ सीमा लगाता है, कैस्पियन सागर से। ठीक है, और अगला है हमारा है कौन सा, हम देखेंगे लाल सागर। लाल सागर से कौन कौन सा देश सीमा लगाता है, सऊदी अरबिया लगाता है, मतलब सऊदी अरब लगाता है, यमन लगाता है। ठीक है, और मिस्र लगाता है, किसके साथ, लाल सागर के साथ। सूडान लगाता है, जिबूती लगाता है। ठीक, और इरिट्रिया लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है, इरिट्रिया। देखिए लाल सागर से कौन कौन सा देश सीमा लगाता है, सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान,
जिबूती, इरिट्रिया, इतने सारे देश किसके साथ सीमा लगाते हैं? लाल सागर के साथ। एक और देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर के साथ कौन कौन सा देश सीमा लगाता है? स्पेन हो गया, ठीक, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इजराइल हो गया। ठीक है, ये सब किसके साथ सीमा लगा रहा है? भूमध्य सागर के साथ। मिस्र भी लगाता है, तुर्की भी लगाता है, और लीबिया भी लगाता है, और बाकी सब बहुत सारे देश लगाते हैं। तो इतना सारा इम्पोर्टेंट है, सब जानते रहिए। भूमध्य सागर के साथ कौन कौन सा देश सीमा लगाता है? स्पेन, फ्रांस, इटली और इजराइल, मिस्र, तुर्की और लीबिया। ये सब देश किसके साथ सीमा लगाता है? भूमध्य सागर के साथ। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर कौन सा होगा? 28 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर देखते हैं। ठीक, 29 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 29। तो कह रहा है कि भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा है। कह रहा है कि जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। क्या बात सही है? कह रहा है कि NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं APEDA सचिवालय के रूप में काम करता है ना। तो कह रहा कि सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया था। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 1 2 2 3 3 और 1 2 3 सब। तो इसकी अगर हम बात करें तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पहला। तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन काम करता है। नहीं, ये बात एकदम गलत है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत। कह रहा कि NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सचिवालय के रूप में काम करते। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य भी बन गया था, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दूसरा सही और तीसरा सही है। अच्छा, अब बताइए APEDA की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना की बात करें दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया और दूसरा और कौन सा? तीसरा सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी वाला। तो बी वाला देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट और असेसन रीजन वाला क्वेश्चन है, अब हर एग्जाम में आता है। अभी देखिए VPO वाले में आप सब देख सकते हैं कंप्यूटर 3 क्वेश्चन पूछा था, 3 4 क्वेश्चन, है ना। तो हर जगह पूछने लगा है सवाल। स्टेटमेंट क्या है? कर कि एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो बात तो सही है। बायोम क्या चीज़ होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो रीजन असरसन क्या हो गया? सही हो गया। और कह रहा कि इसमें एक प्रदेश की जैव एवं अजैव दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो इकोसिस्टम होता है ना, इसको जैविक और अजैविक दोनों सम्मिलित होते हैं, तभी तो एक बायोम बनाता है। तो देखिए इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोम एक इकोसिस्टम होता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना। एक तरफ जैवमंडल भंडार है, एक तरफ उसका लोकेशन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो खाली ऐसे पूछा नोकरेक कहाँ पर है। तो नोकरेक बहुत फेमस है ना, ये कहाँ पर है? मेघालय में है। नोकरेक कहाँ पर है?
मेघालय। और मानस कहाँ, असम में है। मानस कहाँ पर है, असम में। और दिहांग दिबांग कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। और अगस्तमलाई तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, केरल। अच्छा, क्या केवल केरल में है अगस्तमालाई, नहीं, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, तो आप सब मिला सकते हैं, एक का जाएगा 3 पर। तो देखिए एक ही आपका ऑप्शन होगा बी वाला। खाली आपको अगर पहला आपको समझ में आया था तो तुरंत आप सब लगा लेते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे आते हैं सवाल ना, कठिन तो बनाता क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन क्या कर देता है, इजी कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 क्या है, ए बी एसेसन रीजन है, कर कि भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है ना। बिल्कुल बात सही है। तो भोजन जालों में विविधता जो है वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को क्या कर देता, बढ़ा देता है। वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो पावर है, जो समुत्थान की जो शक्ति है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही, लेकिन एक दूसरे को कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। दोनों सही लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक। यहाँ ओवरलैपिंग देखिए उसी से रिलेटेड तो बात किया गया। यहाँ भी पारिस्थितिकी, यहाँ भी पारिस्थितिकी तंत्र है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, आपको मिलान करना है। सॉरी, यहाँ पे असर्शन और रीजन का सवाल है। कर कि एरोसॉल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। कर कि एरोसॉल, देखिए यहाँ भी एरोसॉल, यहाँ भी एरोसॉल आ रहा है ना, लघु तरंगे एवं अवरक्त विकिरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समुच्च बांध, अनुपद ससन और शून्य जुताई। कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सी मृदा कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है। ठीक है, तो देखिए कार्बन प्रसादन संग्रहण में सहायक आपको बताना है। तो समुच्च बांध ए भी सही है, और अनुपद ससन ए भी सही है, और शून्य जुताई ए भी सही है ना। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 35, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। देखिए 35 क्या है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्रायो प्रिवेंशन परीक्षण कब किया जाता है ना। तो क्रायो प्रिवेंशन परीक्षण कब किया जाता है, जब बहुत ही कम ताप पर भंडारण हो। ठीक है, तो ए वाला कहाँ पर जाएगा, 3 पर जाएगा। ठीक है, मिलान कर देते हैं। क्रायो प्रिवेंशन कब होता है परीक्षण, जब बहुत ही कम ताप पर भंडारण होता है। भूकंप तो आप सब जानते हैं, भूकंप का क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। तो ए वाला कहाँ पर जाएगा, 4 पर जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि मिलान करने में आसान हो जाए। 3 और 4, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। तो एक कहाँ होता है जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित या कह सकते निम्न ताप क्षेत्र होता है। तो ये जाएगा 1 पर जाएगा। ठीक है, और 4 क्या, रेड डाटा बुक, इससे आप सब परिचित हैं। रेड डाटा बुक में क्या होता है, जैसे जब कोई जीव जंतु जो संकटापन्न हो, मतलब उनको जो ख़त्म होने की कगार पर होता है ना, तब उनको कहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, रेड डाटा बुक में नोट किया जाता है। तो ये आपका जाएगा कहाँ पर, 2 पर जाएगा। देखिए 2, 3 तो आपको आ रहा होगा, जैसे भूकंप हो गया, जयमंडल क्षेत्र, रेड डाटा बुक हो गया ना। तो 35 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, देखिए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप सबको पता होना चाहिए, एक दो जरूर, है ना, जिसके माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए, सोचिए, एक को सोचिए, दो के साथ क्या करना, मिलाना है। और एक तरफ दिया अधिकारी का नाम, एक तरफ दिया उसके काम, है ना। देखिए तलार, तलार किस प्रकार का अधिकारी था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी को क्या बोला जाता था? तलार बोला जाता था। तो पहला वाला जाएगा 3 पर, ठीक है। और पट्टकोल, पट्टकोल किस प्रकार का अधिकारी था? जो ग्रामीण कर वसूलता था उसी को क्या बोला जाता? पट्टकोर। तो ये बी वाला कहाँ पर जाएगा? 4 पर। और शासाधिपति, शासाधिपति किस प्रकार का होता था? जो चोरी डकैती के मुकदमे देखता था ना, उसी को क्या बोला जाता था? शासाधिपति। तो सी वाला जाएगा 2 पर। और बचा एक कौन सा? बालाधिपति। तो जो चुंगी का सुरक्षक होता था उसी को क्या बोला जाता था? बालाधिपति। तो 3, 4, 2, 1 कहाँ पर है? 3, 4, 2, 1। इसमें देखिए, अगर आपको एक पता होता ना तो तुरंत इसका आंसर आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है ना। क्वेश्चन कठिन होगा लेकिन ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन आसान बन जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। एक तरफ दिया हड़प्पा स्थल, एक तरफ दिया आधुनिक नाम, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो हड़प्पा स्थल, है ना। तो कर कि धौलावीरा, तो धौलावीरा का जो आधुनिक नाम क्या था? कहाँ पर है धौलावीरा? तो धौलावीरा कहाँ पर है, या इसका क्या आधुनिक नाम है? कादिर टापू द्वीप, है ना। तो पहला वाला कहाँ पर जाएगा? 3 पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। और राखीगढ़ी आप सब जानते हो, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है ना, हिसार पे है। तो ये कहाँ पर है? हिसार। तो बी वाला जाएगा कहाँ पर? 2 पर जाएगा, ठीक है। और भिराना, भिराना कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में ही है। कहाँ पर है? हरियाणा में ही। तो सी वाला कहाँ पर जाएगा? 4 पर। और भोगवा, भोगवा नदी कहाँ पर बहती है? गुजरात में। तो सौराष्ट्र पे जाएगा, है ना। तो ये तो जब एक बचा तो ये तो मिलान कर ही लेंगे, ठीक है, 1 जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक ऐसे आपको स्थल पूछा जाता है कि पहले जब पेपर होता था, है ना, तो पूछ लेता था कि राखीगढ़ी कहाँ पर है, किस जगह पर। तो हरियाणा, राजस्थान, जो भी होता था आप सब बता देते थे। लेकिन आजकल जो पेपर बनाने का जो ट्रेंड है ना, आपसे एक ही बार में सब एकदम पूरा निचोड़ ले रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ हड़प्पा स्थल जो फेमस हैं उसको आप सबको बता देते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप सबको पता चल गया कि कौन सा है ना। इसके अतिरिक्त देखिए, आलमगीर कौन कौन सा बता दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से। आलमगीर हो गया, हुलास हो गया, ठीक है, मांडी हो गया, और सनौली हो गया। सनौली कहाँ? बागपत में है ना। और चांदीपुर हो गया, और मूसा नगर हो गया। ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के हड़प्पा स्थल है। कौन कौन सा? आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, सनौली और चांदीपुर और मूसा नगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और बनवाली, राखीगढ़ी और बालू ये सब कहाँ पर है? हरियाणा में है। कौन कौन सा? बनवाली, राखीगढ़ी और बालू हरियाणा में है। और दायमाबाद कहाँ है? सबसे दक्षिणी है ना हड़प्पा स्थल। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, पूछा जाता बहुत ज़्यादा। और लोथल, कौन सा? लोथल और पांडरी, लोथल और पांडरी कहाँ पर है? लोथल स्थल कहाँ खोजा गया था? गुजरात में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है? मांडा पूछा जाता है आपसे बहुत ज़्यादा। मांडा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी था, है ना, मांडा गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा जहाँ से चूड़ियाँ उड़ियाँ मिली थी, कहाँ पर है? राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है?
पंजाब में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। और हड़प्पा स्थल कहाँ है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? पंजाब में भी है, लेकिन किस पंजाब में? वही नापाक पंजाब में है, मतलब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल आजकल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, आप ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसी में से पूछेगा। आप सब 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक होगा। ठीक है, तो आप सबको वहाँ पर पूरा पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है, तो 38 का क्या है? कह रहे कि जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कह रहे कि जैनों के पवित्र स्थान सिद्धांत या आगम के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। जो जैन का जो पवित्र स्थान होता था ना, पवित्र ग्रंथ को क्या बोला जाता था? सिद्धांत या आगम। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ होते थे उसको क्या बोला जाता था? सिद्धांत या आगम बोला जाता था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कर अद्यतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली थी जिसे अधमागधी कहते हैं। क्या जैनों की क्या भाषा क्या पाली थी? नहीं, ये बात गलत है ना। तो आपको बता दे, जो जैनों की जो भाषा थी ना, अर्धमागधी थी। कौन सी? प्राकृति। तो पाली नहीं थी, बल्कि क्या थी? प्राकृति। पाली किसकी थी? बौद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। और बौद्धों की जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, और त्रिपिटक की रचना किस में हुआ है? पाली भाषा में हुआ है। ठीक है, तो पाली बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। तो ये आपका गलत हो गया, तो सही कौन सा हो गया? पहला वाला सही हो गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। सब मगध वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा वंश कौन सा आया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर्यक वंश है, फिर देखिए नंद वंश है, शुंग वंश है, मौर्य वंश है ना। तो इनका कालक्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश आया था। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? 4। इसके बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था। ठीक है, तो हो जाएगा 2। फिर इसके बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश, है ना। फिर इसके बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो 39 का ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी बन रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में आप सबको बता देते हैं, हर्यक वंश के बारे में डिटेल। ध्यान से सुनिएगा आप सब। हर्यक वंश की स्थापना कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। और इसका जो समय अगर हम बात करें 544 से लेकर के 412 तक। ठीक है, और आपको बता दें जो मत्स्य पुराण है, किस पुराण में? मत्स्य पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? क्षेत्रोजस मिलता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रोजस किसका नाम मिलता है? हर एक बिंबिसार का नाम मिलता है। ठीक है, किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। और जबकि अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो मत्स्य पुराण की बात हो गया। जैन साहित्य में इसे क्या बोला जाता था? श्रेणिक बोला जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रेणिक। बिंबिसार को किस ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में। ठीक है, तो इतना सारा बातें आप सब याद कर लीजिए, किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अगला कौन सा है।
अगला है नंद वंश के बारे में देखते हैं। ठीक है, नंद के वंश के बारे में अगर हम बात करें तो ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 344 से लेकर के 324, ठीक है, 23-24 तक, ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा था। अब इसके बाद मौर्य वंश की बात कर लेते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व। और कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, और आपको बता दें अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो वृद्धरथ था। कौन था अंतिम? वृद्धरथ। और वृद्धरथ की हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब? 184 में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था 184 ईसा पूर्व। और इसके बाद इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो आप ऐसे समझ सकते थे, तो सबसे लास्ट में क्या आता था? शुंग वंश आता था। ठीक है, नहीं, सबसे लास्ट में शुंग वंश नहीं आता था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आपको घटते क्रम में लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या रहेगा? तो सबसे पहले इसमें रहेगा शुंग वंश, है ना, क्योंकि सबसे लास्ट में यही आया था। इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद रहेगा नंद वंश। ठीक, इसके बाद क्या रहेगा? मौर्य वंश। ठीक, फिर क्या रहेगा? सॉरी मिस्टेक हो, 1 मिनट। पहले इसको हम अरेंज कर दिए थे ना। सबसे पहले क्या रहेगा? हरे वंश, फिर नंद वंश, फिर कौन सा वंश? मौर्य वंश, फिर उसके बाद कौन सा वंश रहेगा? शुंग वंश। ये तो आपको बता दिए थे पहले ही। ठीक, तो इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? आप सबको दोस्तों बता दिए थे पहले ही, थोड़ा दिमाग से उतर गया था। स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये तो सबको पता है। ठीक है, तो बात तो सही है, 17 बार आक्रमण किया था। कह रहा कि वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अच्छा, जो 17 बार आक्रमण किया था, क्या उसका उद्देश्य था कि हम मुस्लिम शासन की स्थापना करेंगे? नहीं, इसका उद्देश्य नहीं था। जो महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था ना, उसका एक ही मकसद था, धन को लूटना। क्या करना? धन को लूटना। तो देखिए स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है। तो किस नंबर पर है? तो ये आपका हो जाएगा सी वाला सही है, या दोनों नहीं, सी वाला नहीं, ए सही है परंतु आर गलत है ना। सी ऑप्शन पर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? सी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। तो देवगिरी एक तरफ दिया रियासत, एक तरफ दिया शासक। तो देवगिरी रियासत का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। ठीक है, तो कौन थे? रामचंद्र देव थे। अच्छा, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो इसका हो जाएगा बी वाला शासन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 41 का हो जाएगा बी, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और होयसाल के शासक कौन थे? वीर बल्लार थे। ये तो बात सही है। ठीक है, और मदुरा के वीर पांड्य थे, ये भी सही है। और देवगिरी के कौन थे? रामचंद्र थे। देखिए देवगिरी के दो आपको याद करना है। देवगिरी तो रामचंद्र देव भी थे और शंकर देव भी थे, दोनों थे। ठीक है, दोनों लोग शासक किए थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तब वारंगल का कौन शासक होगा? तो वारंगल का एक शासक था प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे वारंगल के शासक। और देवगिरी के दो शासक शंकरदेव थे और रामचंद्र थे। अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें गलत कौन सा है? बी वाला गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा
गलत है। अच्छा, एक बात और ऊपर वाले में आपको बता दें कि जो शंकर देव थे ना, शंकर देव राजा रामचंद्र का पुत्र थे, ठीक है, जो 1310 में गद्दी पर बैठे थे। और 42 देख लीजिए, आपको मिलान करना सूची 1 से सूची 2 से, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक तरफ दिया आदिल शाही, क्या दिया, आदिल शाही, और एक दिया अहमदनगर। तो आदिल शाही की स्थापना कब हुआ था? आदिल शाही कहाँ का था, अब बताइए। बीजापुर का शासक था। कहाँ का शासक था? बीजापुर का शासक था, ठीक है। तो यदि आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप सब ऐसे चेक कर लेंगे कौन सा था। अब देखिए, एक ही ऑप्शन है, आप सब लगा सकते हैं, है ना। लेकिन यूपी त्रिप्लसी में एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ई रहता है, जो कि दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो पूरा आपको सम्मिलित करना ही पड़ता है। और निज़ाम शाही का शासक, निज़ाम शाही कहाँ का था? अहमदनगर का, ठीक है। और इमाद शाही कहाँ का शासक था? बरार का। और कुतुब शाही गोलकुंडा का शासक था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए कि 1481 की बात है। कब की? 1481 की। महमूद गवां की हत्या के बाद, एक शासक था महमूद गवां, ठीक है, की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य में अराजकता फैल गया था, ठीक। और 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का विघटन का शिकार हो गया। इसके बाद में इस क्षेत्र में, जो बहमनी वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में 5 नए राज्यों का उदय हुआ था। कितने राज्य? 5 नए राज्य। और 5 कौन कौन से हैं? 5 तो हैं, 5 में से 4 आप तो पढ़ चुके, ये तो 4 हैं, एक बाकी है। तो इसमें था बीजापुर का जो आदिल राज्य था, ये बीजापुर का था, आपको बता दिए, ठीक है, आदिल राज्य। इसका उदय कब हुआ था? 1489 में, ठीक है। और निजाम, इसके बाद आता है अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, ठीक है। तो इसका उदय कब हुआ था? 1490 में, ठीक है, 1490 में। और बरार का इमाद शाही राज्य, ठीक है, इसका उदय भी उसी समय हुआ था, दोनों एक साथ आए थे, 1490 में भी आया था। और गोलकुंडा का कुतुब शाही, है ना, इसका उदय कब हुआ था? 1512 में। तो 4 आप सब देख लिए। एक और था बीदर, बीदर का बरीद शाही। तो बीदर का बरीद शाही कब आया था? 1527 में, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो 5 ऑप्शन है, उसमें घुमा देगा आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सब पढ़िए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए 43 क्या है? सूफी संतों को कालक्रम में लगाएं। देखिए सूफी संत का नाम दिया है और आपको बताना कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, कालक्रम। तो सबसे पहले इसका आपको काल जानना पड़ेगा। शेख निजामुद्दीन चिश्ती, है ना, शेख निजामुद्दीन, सिजजी लिखा है, सिजजी को आप चिश्ती भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन चिश्ती की अगर हम बात करें तो इसका कालक्रम क्या होगा? 1143 से 1236, लिख देते हैं, 1143 से लेकर 1236, ठीक। इसके बाद आता है नंबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसमें नहीं है, ठीक। इसका बरीद खान की अगर हम बात, बाबा बरीद की अगर हम बात करें, तो बाबा बरीद का काम क्या होगा? कालक्रम 1175 से 1265, 1175 से लेकर 1265, एक कालक्रम किसका है? बाबा बरीद का, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1236 से 1325,
1236 से लेकर 1325, ठीक है। और एक और छूट रहा है नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है। तो 1274 से इसका 1356, ठीक है। अब देखिए, अब सबका कालक्रम हो गया, अब आप सब मिलान सकते हैं अच्छे से। तो इस हिसाब से अगर मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, दूसरा नंबर का, ठीक है, 1143 वाला। फिर कौन आएगा, तीसरा 1175। फिर कौन आएगा, 1236। फिर कौन आएगा, पहला वाला 1274 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक दो और इम्पोर्टेंट हैं। कौन, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका भी पूछ सकता है। इसका 1173 से 1235, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का याद कर लीजिए। एक जो इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो का समय क्या था, 1253 से 1325, ये अमीर खुसरो का कार्यकाल था, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया होगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। तो 4 स्टेटमेंट दिया, ऐसे आजकल पूछता है यूपी 83, ठीक है। बाकी तो सब आयोग पूछ ही रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि पुर्तगालियों के संदर्भ में आपको बताना है। कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। बिल्कुल बात सही है। 12वीं शताब्दी में वह जो पुर्तगाली थे ना, उनका एकाधिकार हो गया था। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था, ये भी बात सही है। सबसे पहले पुर्तगालियों का स्वामित्व कहाँ पर था, बम्बई में, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट है, उनके पास कोचीन, दीव, दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। क्या बात सही है, नहीं, एक गलत है, ठीक है। कुछ जगह था, जैसे दीव में था, है ना, लेकिन हर जगह नहीं था। कर के मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया, ये भी बात सही है। तो 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, पहला, दूसरा, चौथा सही है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में पुर्तगाल के रूप में कौन आया था, ये तो सबको याद होगा। 1498 में कौन आया था भारत में, बताइए। वास्को डिगामा आया था ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली के रूप में 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वो भी कहाँ आया था, केरल के कालीकट घाट पर। ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कहाँ आता है, तो केरल के कालीकट घाट पर। और पुर्तगाली ने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था ना, 1503 में, ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन, 1503 में कोचीन में स्थापित किया था, ठीक है। इसके बाद 1510 में स्थापित किया गोवा में, ठीक। इसके बाद 1535 में स्थापित किया था दीव में, ठीक है। कहाँ कहाँ, 1503 में कोचीन में, 1510 में गोवा में, और 1535 में दीव में स्थापित किया। देखिए यहाँ दीव है, दीव में स्थापित किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ दमन दे दिया है, ठीक है। कोचीन में भी स्थापित किया था, दीव में, ठीक है। और क्या है आगे कि पुर्तगालियों ने, इसके बारे में एक पॉइंट और देख लीजिए। जो पुर्तगाली थे ना, वो मुंबई को 1661 में, कब, 1661 में दहेज के रूप में किसको दे दिया था, ब्रिटिश को दे दिया था, कह सकते हैं ब्रिटेन को दे दिया था। पुर्तगालियों ने मुंबई को किसको दहेज के रूप में दिया था, ब्रिटिश शासक को दे दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो कह रहा कि पहला स्टेटमेंट है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान किया। बिल्कुल बात सही है। देखिए, बक्सर की जब लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ा ना, तो उसका मनोबल बढ़ गया था, और यही लड़ाई ही अंग्रेजों का भारत में आगमन आप कह सकते हैं प्रारंभ किया। ठीक है, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया। ये भी बात सही है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। तो दोनों यहाँ पर सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि जो बक्सर की लड़ाई अच्छा कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में किसकी लड़ाई हुआ था? बक्सर की लड़ाई। और जो बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम सफल हो गया। जब सफल हो गया तो भारत में इसका वर्चस्व क्या हो गया था? बढ़ गया था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह जो थे आलम द्वितीय से क्लाइव ने जो रॉबर्ट क्लाइव था, 2 संधियां किया था, जिसमें से एक है कौन सा? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। अच्छा, ये जो संधि हुआ था ना, इसमें कुल 11 उपबंध बनाए गए थे। जायज़ बात है, संधि होगा, कंडीशन होगा, कंडीशन रखा जाएगा। तो संधि में कुल कितना उपबंध था? 11 उपबंध। ठीक है, तो अच्छा, अगर हम बात करें एग्जैक्ट संधि की बात, तो 12 अगस्त 1765 में हुआ था। संधि कब हुआ था? 12 अगस्त। वैसे डेट तो पूछेगा नहीं, ठीक है, खाली आप सब याद कर लीजिएगा, 1765 में। तो 11 कौन कौन सा संधि हुआ था उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा निष्कर्ष निकला था। तो जो संधि में जो शर्तें रखा गया था, पहला शर्त यही था कि इलाहाबाद और कड़ा, कौन कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र शाह आलम को दे दिया गया था। ठीक है, पहला संधि आप सब याद कर लीजिए। दूसरा क्या कंडीशन रखा गया था कि जो मुग़ल बादशाह के ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मतलब जो मुग़ल बादशाह का जो था ना, किसके अधीन हो गया था? ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था और इलाहाबाद में उसको रहने के लिए बोल दिया गया। ठीक, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, शाह आलम ने 26 लाख रुपए, ध्यान देना कितना लाख की बात कर रहा है? 26 लाख। शाह आलम ने 26 लाख रुपए में वार्षिक भुगतान के बदले ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी दे दिया था, दीवानी प्रदान किया था। कितना लाख रुपए में? 26 लाख। कौन कौन दिया था? बंगाल, बिहार और असम। वार्षिक, ध्यान देना, 26 लाख रुपए 1 साल का। और जो अगला इम्पोर्टेंट है, शाह आलम को निजामत व्यय हेतु ब्रिटिश कंपनी ने 53 लाख रुपए दिया था। कितना लाख रुपए? 53 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो कुछ संधियां हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो आपसे संधियां से बना सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है फिर से देख लेते हैं। तो मैसूर का आप जानते हैं कुल 4 युद्ध हुआ था ना। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा कि मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया था। क्या मैसूर परिषद ने दिया था? नहीं, एक बात एकदम गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। कह रहा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिस्तरीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश किया। बिल्कुल बात सही है। कौन किया था? वेलेस्ली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू मतलब टीपू सुल्तान ने अरेबिया, वर्साय
और मॉरिशस तथा काबुल में दूत भेजे थे। ये भी बात सही है। और युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था। ये भी एकदम सही है, मतलब थोड़े समय के लिए था। और कौन सा युद्ध था? निर्णायक युद्ध था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ए वाला ऑप्शन ना। केवल 2, 3, 4 सही है। ठीक है। और आपको बता दें कि जो चौथा युद्ध हुआ था ना मैसूर का, किसके बीच हुआ था? ये देखिए ना, विलेजली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा गया था। और ये युद्ध हुआ तब कब था? पूछा जाता बार बार। 1799 में। तो मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा भी गया था। ठीक है। और चौथे युद्ध में ही मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया था। ध्यान दीजिएगा। तो आप सबको समझ में आया होगा कौन सा सही है कौन सा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 क्या है? देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं, हाँ स्टेटमेंट है। कह रहा कि अमृतसर की संधि, याद कर लीजिए, कब हुआ था? 1809 में। के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो कह रहा कि इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। बिल्कुल बात सही है। ठीक है। तो जो राजा रणजीत सिंह थे ना, अभी हम उनके बारे में बताते हैं। इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने एकाधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए थे। ये भी बात सही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है, तो वो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। और इसके बारे में बता दे थोड़ा आपको कि अंग्रेजों और जो विरोधी सिख राज्य के भय के कारण रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल, जो 1809 है ना, 25 अप्रैल 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ के साथ अमृतसर की संधि किया था। किसके साथ हुआ था? रणजीत सिंह और एक दूत था लॉर्ड मिंटो का दूत चार्ल्स मेटकाफ के साथ अमृतसर की संधि हुआ था। पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुआ था। ठीक है। तो आप बताएंगे 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में। ठीक है। और इस संधि में निष्कर्ष क्या निकला कि पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज की सीमा को लेकर, मतलब सतलज जो नदी था उसको सीमा को लेकर नियम निर्धारित किया गया था। ठीक है। और जो महाराज रणजीत सिंह ने नदी के पूर्वी, जो सतलज नदी था उसके पूर्वी तट पर राज्य का विस्तार न करने का वादा किया था। कि मतलब जो सतलज नदी है, अब इसके पूर्वी तट पर हम अपना विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद इनको कहाँ कहाँ का मिला था? मुल्तान, कश्मीर, ये सब क्षेत्र में अपना और क्षेत्र का विस्तार किए थे, लेकिन सतलज नदी के पूर्वी हिस्से पर नहीं। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको अमृतसर की संधि समझ में आया होगा। और इसको भी मिलान करना 48, एक तरफ दिया आयोग, एक तरफ दिया उसके अध्यक्ष। ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें सही होगा। तो रेलवे आयोग कब बना था? 1901। तो सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए। अकाल आयोग कब बना था? 1900। सिंचाई आयोग कब बना था? 1901। और पुलिस विभाग या पुलिस सुधार आयोग कब बना था? 1902। ठीक है। तो जो अकाल आयोग था, अकाल आयोग जो बना था, नहीं, रेलवे आयोग की पहले बात करें तो रेलवे आयोग 1901 में बना था। इसका अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन थे। तो 4 पर जाएगा। तो पहला वाला कहाँ पर जाएगा? 4 पर। अकाल आयोग, तो अकाल आयोग कब बना था? 1900 में बना था। इसके कौन अध्यक्ष था? इसका अध्यक्ष था सर एंटनी मैकडोनल। ठीक है। तो किस ऑप्शन पर जाएगा? ए पर मैकडोनल। तो बी वाला कहाँ पर जाएगा? 1 पर जाएगा। ठीक है। सिंचाई आयोग कब बना था? 1901 में बना था। इसका अध्यक्ष कौन था सिंचाई आयोग का?
इसका देता कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, तो ये कहाँ पर जाएगा? 2 पर। पुलिस सुधार आयोग 1902 में बना था, इसका अध्यक्ष कौन था? एक ही बच्चा है, एंड्रूज फ्रेजर, तो ये कहाँ पे जाएगा? 3 पर। 4123 4123, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो कई बार तो एग्जाम में केवल यही पूछा कब बनना, इसको मतलब एक काल आप सब याद कर लीजिए इसका सन, क्योंकि आपको मिलाने के लिए देता है कब कौन सा आयोग बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। कह रहा कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 49 का। तो कह रहा कि ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ था, औद्योगिकरण, बिल्कुल बात सही है ना, अंग्रेजों का समय था ही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज लाया था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 49 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 50। देखिए 50 क्या है, इसको भी आपको मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ दिया है विद्रोह, एक तरफ दिया कब हुआ था। ठीक है, तो रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 80 में लगभग हुआ था। तो कहाँ पर है? 1879 80, तो 2 पर है, तो रंपा विद्रोह कहाँ पर जाएगा? 2 पर जाएगा। ठीक है, पावना विद्रोह बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये लगभग हुआ था 1873 से 76 के बीच, तो ये वाला जाएगा 2 पर। ठीक है, नहीं ये वाला जाएगा, पावना विद्रोह जाएगा 4 पर, यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 to 60 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सी वाला कहाँ पर जाएगा? 1 पर जाएगा, बंगाल नील विद्रोह हुआ था। जयंतीय विद्रोह भी बहुत बार पेपर में आया है, तो 1860, एक ही बचा ही है, तो 3 पर जाएगा। 2413 कहाँ पर है? 2413 2413, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 50 का बी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए पूछता है पेपर में कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, 1857 के विप्लव के नायक, मतलब एक तरफ दिया 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके नायक, और कहाँ कहाँ के नायक थे, है ना, उस क्षेत्र को दिया है। तो बख्त खां, जो बख्त खां थे वो कहाँ के नायक थे? दिल्ली क्षेत्र के थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा? 4 पर। मौलवी अहमदुल्ला, ये सबको पता है, कहाँ के थे? मौलवी अहमदुल्ला अवध के थे। ठीक है, तो ये जाएगा 1 पर चला जाएगा, अवध का। कुंवर सिंह सबको पता है, बिहार से संबंधित थे, बिहार के आरा जिले से। ठीक है, और नाना साहब को तो आप सबको पता है, कानपुर से संबंधित थे, नेतृत्व किए थे ना। तो देख लेते हैं, एक का जाएगा 4 पर, बी का जाएगा 1 पर, सी का जाएगा 3 पर, और डी का जाएगा 2 पर। 4132 4132 ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए 4132। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, आप सब इसको तैयार करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका कोट दिया, इसको बताना कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहे कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल बात सही है। ब्रह्म समाज किसका समर्थन करता था? एकेश्वरवाद का, है ना। अच्छा, फिर पहले इसको देख लेते हैं, फिर अभी आपको बता देते हैं। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल बात सही है ना। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, ये भी बात सही है। आप जानते हैं कि जो विवेकानंद थे रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। अच्छा, यहाँ पर तीनों सही हो गया, तो तीनों किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन ए पर है। ठीक है, अब आती है ब्रह्म समाज की बात। तो ब्रह्म समाज के बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1828 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही खाली पूछा गया है। राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। और एक इसका समर्थन करता ब्रह्म समाज? एकेश्वरवाद का। ठीक है,
और दूसरा स्टेटमेंट पर था आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, 1875 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? वैश्विक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, ठीक है। और दूसरा तीसरा देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी किए थे, है ना। कब किए थे? 1897 में किए थे, ठीक है। और आपको बता भी दिए थे, जो विवेकानंद जी थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1886 में। ध्यान देना, कब क्या हुआ था? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। देखिए क्या है, इसको भी सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक तरफ दिया सुधार आंदोलन, एक तरफ दिया संस्थापक, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं। अहमदिया आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदाइनी से। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदाइनी, यहीं पर हम लिख देते हैं, ये जाएगा चौथे पर। अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदाइनी, ठीक। देवबंद आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संबंधित है ना। मोहम्मद कासिम ननौतवी, तो ऑप्शन का सर जाएगा 3 पर, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी। और अगला है कौन सा? नदवत अल उलेमा आंदोलन, एक किससे संबंधित है? शिबली नुमानी से, ठीक है। तो ये जाएगा सी वाला किस पर? 2 पर, शिबली नुमानी। अहल ए हदीथ आंदोलन एक किससे संबंधित है? वजी उल्लाह से संबंधित है, 1 पर जाएगा, यही बच्चा ही है। 4 3 2 1। देखिए अगर पहला ही समझ में आता ना तो तुरंत आंसर आपको निकल जाता, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आप सबको देवबंद आंदोलन तो पता ही होगा, ठीक है। अहमदिया आंदोलन पता होगा। तो अगर आपको अहमदिया आंदोलन पता तो तुरंत आंसर हो गया, भले डी वाला और सी वाला नहीं पता था तो भी आप आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बी वाले से भी देखिए आंसर निकल जाता, देवबंद आंदोलन से भी आंसर निकल जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगते कठिन लेकिन ऑप्शन के माध्यम से क्या हो जाते हैं? आसान। यहाँ देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। असर्शन में बोला है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, ठीक है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है, पहला तो सही कह रहा है। तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था ना, वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था, ठीक। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी बात सही है। देखिए दोनों बात सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बोथ करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार एशियाटिक सोसाइटी से। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 में पूछा जाता है। और गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो, है ना। अच्छा, वारेन हेस्टिंग का जो शासन काल है कब तक था? 1722 से लेकर के 1785 तक था वारेन हेस्टिंग का शासनकाल, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना था। यही आपसे तो कई बार पूछा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे, बिल्कुल बात सही है।
एशियाटिक सोसाइटी अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, विलियम जोन्स ने किया था, ये भी बात सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको वो INC है ना, इसकी स्थापना कौन किए थे? A.O. ह्यूम ने किया था, ये अंग्रेज था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, ठीक है, ये बात है गलत। इसकी स्थापना कौन किए थे? KT तैलंग थे, बदरुद्दीन तैयब थे और फिरोज शाह मेहता थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। सुभाष चंद्र बोस ने किसका स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज का बस इतना क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।